नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और इंग्लिश नगर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का पोएट्री सेक्शन का तीसरा अध्याय, जिस अध्याय का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका आज हम समरी करवाने वाले हैं, लाइन बाय लाइन समरी, और इजी से इजी भाषा में, इजी से इजी सेंटेंस में आप लोगों का समरी करवाने वाले हैं। एक बात और बता देना चाहते हैं कि समरी कंफर्म है कि जो कि पूछता है, ठीक है। और ये जो समरी जो आपका आएगा आपके एग्जाम में, जो 2025 में जो होने वाले एग्जाम है, सेक्शन बी का 6ठा नंबर क्वेश्चन में, जो कि 15 नंबर का उठाना है हर हाल में। तो 5 नंबर आपका प्रोज सेक्शन के लेखक के नाम, 5 नंबर पोएट्री सेक्शन के लेखक के नाम, टोटल हुआ 10। और 5 नंबर उठाना है तो ट्रांसलेशन आप उठा सकते हैं, नहीं तो समरी उठा सकते हैं। तो एक बात और बता देना चाहते हैं कि ट्रांसलेशन उठाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर यदि 8 ट्रांसलेशन में अगर यदि आपका 5 ट्रांसलेशन बन जाता, नहीं तो 4 भी बन जाता, तो आप हम यही कहेंगे कि समरी को छोड़ करके ट्रांसलेशन बना दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो आप समरी लिख दीजिए। और समरी आप लोगों के लिए हम हर समरी को कोशिश किए हैं। इससे पहले भी 3 समरी हम बता चुके हैं, 2 समरी बता चुके हैं। एक पोएट्री सेक्शन का पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नोट को, और दूसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, और तीसरा आपका ये, जो कि बहुत ही आसान आसान भाषा में करवाने वाले हैं। और सारे के सारे कॉपी निकालिए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। जहां पर दिक्कत होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट कीजिए। आपके द्वारा दिए गए हर कमेंट को हम पढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, जो भी एक बात और, लाइव इसमें नहीं आ सकते हैं क्योंकि मोबाइल में मेरा थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू है, इसको दिखाएंगे उसके बाद लाइव करवाएंगे। एक बात और, 2 टाइप में मेरा वीडियो जाता है। पहला कि इसका समरी और उससे कुछ रिलेटेड जीवनी, और उसके बाद नेक्स्ट जब ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसका जो चैप्टर जो होता है उसका सारांश अच्छी तरह से बता करके, ठीक है। उसके बाद जीवन, ये जो डब्ल्यू एच ऑर्डन है, चाहे जो भी लेखक रहे, उनके जीवन के बारे में अच्छी तरह से कंप्लीट करवा करके, उसके बाद हर प्रश्न का, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइन बाय लाइन हिंदी करके उसका सही करवाया जाता है। उसके बाद उसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में क्यूज भी करवाया जाता है, लिंक टेलीग्राम के द्वारा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में लगे रहें और सपोर्ट करिए। और देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए जरूर, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि नहीं, लाइक जा रहा है, व्यूज भी जा रहा है, और थोड़ा सा शेयर भी हो रहा है, सब्सक्राइब भी हो रहा है, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, जब इतना सब सपोर्ट कर रहा है तो थोड़ा सा अच्छा है तब, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात समझ लीजिए कि शुरू से अंत तक रहिएगा। क्लास 12th वालों के लिए कम से कम जो जो मेन पॉइंट है, सारे के सारे हम क्लियर करवाने वाले हैं। इंग्लिश के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारे के सारे जो हैं जुड़े रहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है और अपने दोस्तों को भी कह दीजिए। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। उसके जो लेखक हैं डब्ल्यू एच ऑर्डन। एक बात और, जीवनी को अच्छा से पढ़िएगा, कंफर्म है कि ओकामो ऑब्जेक्टिव रहता है और प्लस नंबर रहेगा, ठीक है। एक एक लाइन को अच्छा समझते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? डब्ल्यू एच ऑर्डन, यानी डब्ल्यू एच ऑर्डन। डब्ल्यू और एच का मतलब क्या? तो कहिएगा डब्ल्यू से वेस्टर्न, एच से ह्यूग और ऑर्डन, यानी उनका फुल नेम जो हुआ वेस्टर्न ह्यूग ऑर्डन। क्लियर? चलिए दूसरा बात, उनके जन्म की अगर हम बात करें तो उनका जो जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 को। आप 1907 याद रखिएगा। कहां हुआ? तो इंग्लैंड के यॉर्क प्रांत में। क्लियर? दूसरा, अगला क्या है नेक्स्ट, उनकी मृत्यु की बात करें, डेड मृत्यु की अगर हम बात करें तो 29 सितंबर 1973 को उनकी मृत्यु हुई। कहां हुई? तो ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। क्लियर है? उनको एक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से? तो याद रखिएगा, पुलित्जर प्राइज से उन्हें सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? तो उन्होंने एक लिखे थे, द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी, जो कि अमेरिकी सरकार के द्वारा इनको पुलित्जर प्राइज मिला। और कब मिला? तो याद रखिएगा 1948 को, ठीक है। एक बात और, उनके द्वारा लिखे गए जो भी काव्य हैं, है ना, जो भी काव्य है, उनके द्वारा लिखे गए जो भी काव्य है 2 भागों में बांटा जा सकता है, देखा जा सकता है। ऐसे कहिए तो कैसे? तो पहला वो जो उन्होंने इंग्लैंड में रह करके लिखे, दूसरा वो जो उन्होंने अमेरिका में लिखे। तो कब कौन से काव्य जो है, कौन से इंग्लैंड में लिखे, कौन से अमेरिका में लिखे, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले द ओरेटर, और कौन सा? डांस ऑफ डेथ, लुक अ स्ट्रेंजर, अ स्पैन
एंड और एंड अदर टाइम, ये सारे के सारे अभी जो हम बोले हैं फिर से रिपीट कर देते हैं। द ऑडिटर के लेखक W.H. ऑडेन, डांस ऑफ डेथ के लेखक W.H. ऑडेन, लुक अ स्ट्रेंजर, हस्बैंड एंड अनदर टाइम, ये सारे के सारे जो है W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया। और कहाँ लिखा गया? तो ये इन्होंने इंग्लैंड में रह करके लिखे। कब लिखे थे? तो याद रखिएगा 1939 के शुरुआत, 1939 से पहले उन्होंने इंग्लैंड में ये सारे के सारे लिखे, लेकिन 1939 के बाद इंग्लैंड को छोड़ करके बेचारे हमेशा के लिए चले गए। कहाँ सेटल हो गए? अमेरिका सेटल हो गए। और उन्होंने अमेरिका में क्या क्या लिखे? तो अमेरिका में लिखे न्यू ईयर लेटर, और क्या लिखे? फॉर द टाइम बीइंग, और कौन सा? द एज ऑफ एंजाइटी। इस पर जो है अमेरिकी सरकार ने 1948 में पुलित्जर प्राइज दिया, 1948 में, जो कि इनके द्वारा जो है ये सभी के सभी अमेरिका में लिखे, जो कि एक कवि के साथ साथ जो है एक निबंधकार भी थे, एक लेखक भी थे, इस तरह से। तो इसके जीवन के बारे में हम पूरा डिटेल से, जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम पूरा का पूरा क्लियर करवाएंगे। और हाँ, इस वीडियो का हम सारांश, जो अब हम सीधे सारांश पर चलते हैं। सारांश क्या है कि बहुत ही आसान आसान शब्द में हम लेकर के आए हैं और ये बहुत ही अच्छा है, और एक एक करके हम लाइन बाय लाइन हिंदी करवाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं सीधे सारांश पर। देखिए, जब भी अगर कोई भी समरी अगर लिखते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर का समरी लिख रहे हो, तो जिस चैप्टर का हम समरी लिख रहे हैं उस चैप्टर का कम से कम जब समरी लिखें तो उस चैप्टर का नाम कम से कम डबल इन्वर्टेड कॉमा में जरूर दें। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि जो चेक करने वाला जो होता है ना, उसका नजर सीधे इस पर जाए और उसके बाद सीधे ये जो लिखे हैं इस पर जाए। इसको आप अंडरलाइन कर दें तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां से पहले हिंदी करेंगे। पहले देखिए, हिंदी करने का बहुत आसान तरीका ये है, वर्ब को पकड़ लीजिए, वर्ब से पहले वाला जो भी है 1 नंबर, सीधे फुल स्टॉप के पास जाइए 2 नंबर, प्रीपोजिशन 3, इधर 4, बस खत्म। हिंदी कीजिए। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन के द्वारा ये कंपोज किया गया है, यानी यहां पर हम रिटन इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये एक कविता है, ये एक लिरिक है। ठीक है, तो कविता को जो होता है ना भैया, कंपोज किया जाता है, रिटन नहीं किया जाता। ये कवि है, कवि कंपोज ही करते हैं। याद, ये क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या कीजिएगा, रिटन ना करके आप कंपोज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। ही वाज बोर्न इन 1907 इन इंग्लैंड, उनकी जो उनका जन्म जो हुआ था इंग्लैंड में, कब? 1907 को हुआ था। अगला हम चलते हैं उनकी मृत्यु के बारे में। एंड डेड इन 1973, और उनकी मृत्यु 1973 को कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया के वियना में। अगला, ही वॉज एंग्लो कैथोलिक बाय रिलीजन, वे धर्म से, है ना, वह जो है धर्म से एंग्लो कैथोलिक थे। मतलब कि यहां पर याद रखेगा, एंग्लो कैथोलिक जो क्रिश्चियन ईसाई धर्म जो होता है, ईसाई धर्म को मानने वाले, यीशु को मानने वाले, वो क्रिश्चियन होते हैं। तो याद रखिएगा, आपका ये प्लस पॉइंट ऐसे याद रखिएगा कि आपका पोएट्री सेक्शन का पहलुका अध्याय स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो लेखक जॉन डन है, जॉन डन भी क्या थे? धर्म से एक एंग्लो कैथोलिक यानी क्रिश्चियन ही थे। दूसरा का अध्याय सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वर्ल्ड विथ मैन, वो भी एक धर्म से क्या थे? एंग्लो कैथोलिक ही थे। आपका तीसरा अध्याय नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो लेखक W.H. ऑडेन है, वो भी इस धर्म से क्या है? एंग्लो कैथोलिक ही है। इस तरह से याद रखिएगा। अच्छा, ही इज वेल नोन, उन्हें जाना जाता है क्या? वर्सटाइल एंड रिलीजियस पोएम एंड लिरिक, यानी उन्हें जो है जाना जाता है एक बहुमुखी और एक धार्मिक कविता या गीत के लिए, कविता और गीत के लिए जाना जाता है। यानी वे जो है बहुमुखी या धार्मिक कविता या गीत के लिए जाने जाते हैं। ही आल्सो वर्कड एज ट्रांसलेटर, उन्होंने कार्य भी किए हैं, क्या चीज के रूप में? एक ट्रांसलेटर, अनुवादक के रूप में रह करके उन्होंने काम किए। अनुवादक करना, ट्रांसलेटर करना, है ना। एक क्रिटिक एक आलोचक के रूप में भी काम किए, एंड एडिटर एक संपादक के रूप में भी काम किए। अगला, हिज पोएट्री, उनकी जो कविता है, कौन सी कविता? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट की जो कविता है, ये जो कविता है इज लिरिक ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी निराशा की एक गीत है। तो पूछा जाएगा कि बताइए नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट किस टाइप की ये कविता है? तो कहिएगा निराशा की एक लिरिक है। ठीक है, मतलब इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य को
अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर निराश है भी, है ना, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक आशा की किरण दिखती है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि निराशा में आशा की एक कविता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला, इन विच, जिसमें, W.H. Auden रोट, इस कविता में मतलब जिसमें कविता, जिसमें W.H. Auden ने लिखे हैं, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु हैज फॉरगॉटन, जो भूल चुके हैं, डैट की वन डे, एक दिन, दे मस्ट हैव टू डाई, कि एक दिन उसे अवश्य मरना है। मतलब ये जो कविता उन लोगों के लिए लिखे हैं जो व्यक्ति ये भूल चुका है कि उसे भी एक ना एक दिन अवश्य मरना है, ये उनके लिए लिखे हैं। ठीक है। इस कविता के पहले छंद में, इन दिस फर्स्ट स्टेंजा द पोएट ट्राइज, इस कविता के पहले छंद में कवि जो है कोशिश किए हैं कंपेयर, तुलना करने की, पेड़ की पत्तियों को किससे, मनुष्य के एज से। ठीक है। तो पहलुका पंक्ति में ही लिखा हुआ है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है। नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट, मतलब कि अब जो है पेड़ से पत्तियां तेजी से गिरती जा रही है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो पेड़ की पत्तियों की तुलना मनुष्य के उम्र से किया गया है। वास्तविक बात है, जिस तरह से मनुष्य जो है पहले बच्चा रहता है, फिर जवान होता है, जवान से उसका उम्र जो है ढलते जाता है कब्र की ओर, मृत्यु की ओर, ठीक उसी प्रकार एक पत्ती का इसमें जो उपमा दिया गया है कि पत्तियां पहले नई नई होती है, फिर उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका उम्र खत्म होते होते वो अपने आप उस टहनी को छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जब जन्म लेता है, बड़ा होता है, उसके बाद उम्र ढलता है, अपने आप उसका शरीर जो है छोड़ देता है, आत्मा। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से यहाँ पर बताया गया इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोयम, इसका मतलब इस कविता के दूसरे के छंद में किस चीज के बारे में बात करते हैं कवि, तो कहते हैं कि द पोएट ट्राइज टू कम ए केयरफुल पीपल, कवि जो है कोशिश किए हैं मनुष्य को सावधान रहने के लिए। किससे सावधान रहने के लिए भैया, तो कहिएगा विस्पेरिंग नावर्स। विस्पेरिंग नावर्स का क्या होता है, विस्पेरिंग नावर्स यहाँ पर कवि का कहना है ये यमराज से। ठीक है, कि भैया वो कहते हैं कि यमराज से ना सावधान रहिए, नहीं तो कब वो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से खींच करके लेके चला जाएगा, और तुम्हारा जो शरीर जो है चलता फिरता शरीर कब ये शून्य पड़ जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए आप किससे सावधान रहिए, यमराज यानी विस्परिंग नावर्स से। ठीक है। ही कैन कम एनी टाइम, ये ही कौन है, ये है विस्परिंग नावर्स, यमराज। ही कैन कम, वो एनी टाइम, वह कभी भी किसी भी समय आ सकता है, टू टेक आउट आवर सेल सॉल, और हमारी शरीर से आत्मा को टेक आउट कर सकता है, खींच सकता है। इसीलिए मनुष्य को यमराज से दूर रहना चाहिए। इन द लास्ट स्टेंजा, और अंतिम में छंद में कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि द पोएट सॉ अ लिटिल होप, कवि जो है छोटी सी जो है अपने जीवन में है जो भी, क्योंकि देखिए हर मनुष्य के जीवन में एक ये समस्या होता ही है, निराश होता ही है। लेकिन निराश होकर के कोई व्यक्ति क्या होता है कि आत्महत्या कर लेता है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि बादल है तो बादल ही रहेगा, नहीं, कहीं ना सवेरा होगा या फिर सूरज निकलेगा जरूर। ठीक है, मनुष्य का भी वैसे ही कहना यही चाह रहे हैं कि अंतिम में छंद में कि द पोएट सॉ लिटिल होप, कवि जो है एक कवि को एक छोटी सी उम्मीद दिखाई पड़ती है। कवि ये हमें ये बताना चाहते हैं कि डैट डिस्पाइट ऑफ थाउजेंड्स ऑब्स्टेकल, हजार मुसीबतों के बावजूद, मनुष्य के जीवन में हजार मुसीबतें आती है, वो कहना चाहते हैं कि हजार मुसीबतों के बावजूद भी देयर मस्ट बी सम रिलीफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सम पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हजार मुसीबतों के बावजूद भी मनुष्य के जीवन में एक राहत जरूर आती है। ये है उसका समरी सारांश, जो कि लाइन बाय लाइन हम हिंदी किए हैं, आप इसको आराम से उतार लीजिए। और हाँ, ये समरी हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा इसका, तो इसके जीवन के बारे में, W.H. Auden भैया जो हैं ये अमेरिका के हैं। ठीक है, अमेरिका के हैं, मतलब कि ये अमेरिकी, ब्रिटिश अमेरिकी पोइट कह सकते हैं इसको, क्योंकि आधा जो है इनका लेखनी कार्य जो है ब्रिटिश में हुआ और आधा जो है अमेरिका में हुआ। ठीक है, तो ब्रिटिश अमेरिकी कह सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में रहेगा तब। तो इस तरह से जो है इनका पूरा का पूरा होगा, और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव के साथ आएगा, और हर ऑब्जेक्टिव को लाइन बाय लाइन हिंदी कराया जाएगा। इसीलिए आप जो है, आप इंग्लिश जो है आपकी जिम्मेवारी नहीं है, वो हम मेरी जिम्मेवारी है।
जो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कम से कम कंफर्म है कि फायदा रहेगा। और हाँ, लास्ट तक आपका हर जनवरी तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म होता है, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th वालों के लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और हाँ, ग्रामर जब चलेगा तो भैया ग्रामर किसी का क्लास नहीं होता है, सब कोई कर सकते हैं। और हाँ, वॉइस हम पूरा का पूरा अच्छा तरह से पढ़ा चुके हैं, वही ट्रिकली पढ़ाए, प्रोसेस नहीं पढ़ाए, ट्रिकली पढ़ाए हैं। आप जाकर के वीडियो को देखिए, पसंद जरूर आएगा। और हाँ, अगला जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आर्टिकल। आर्टिकल भी हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि ट्रिकली ही बताएं, क्योंकि समय बहुत कम है। और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, ठीक है। और हाँ, कमेंट अगर करते हैं तो हम आपके द्वारा कमेंट को, आपके द्वारा किए गए कमेंट को भी पढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है तो उसका क्यूज भी जरूर होता है। क्यों क्यूज अब करेंगे भैया कैसे? तो याद रखिएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जो वीडियो जो डालते हैं ना, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक क्यूज बोट का, टेलीग्राम क्यूज बोट का एक लिंक होगा, उसमें आप टच कीजिए, तुरंत आपको सीधे ले जाकर के पटक देगा कहां? टेलीग्राम पे। सीधे वहां पर आई एम रेडी कीजिए, 1 2 3 के बाद स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसमें समय भी चलता रहता है, आप उसको क्यूज कीजिए, मेरे पास रिजल्ट रहेगा, और रिजल्ट हम शो करेंगे। उसके बाद जिसका भी अगर दिक्कत होता है कि नहीं खुल रहा है, भैया क्या करें, तो ऐसे भी लिखा हुआ रहता है कि यू हैव अनफिनिश्ड क्यूज, तो उसके लिए क्या कीजिए, तो उसी में रहता लिखा हुआ यू हैव अनफिनिश्ड क्यूज, नीचे में रहता है कैंसिल, तो उसको कैंसिल कीजिए, आप फिर से जा करके उस लिंक को आप टच कीजिए, एक बार में चालू होगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये सब कुछ प्री प्लान है कि इस तरह से हम क्लास 12th वालों के लिए अच्छा करेंगे। और हाँ, हिंदी भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और ढेर सारा प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।